हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर कराने जा रहे हैं, जो कि आपके हिंदी बी के स्टूडेंट के लिए वीडियो होने जा रही है। सेमेस्टर 4 के ड्यू एसओल के आप यूनिट देख सकते हैं। जो आपकी यूनिट थर्ड है उसका चैप्टर फर्स्ट है मेले का ऊँट। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर यहाँ पर लिए। टोटल यहाँ पर 2 क्वेश्चन हमने ले रखा है, जिसमें से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आने के चांस है गाइस। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन फर्स्ट आपका, मेले का ऊँट कहानी का प्रतिपाद मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। पेपर में आपसे प्रतिपाद पूछे, मूल संवेदना पूछे, तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, जो आंसर हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो आंसर आपका यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है। तो ठीक है, ये जो पूरी कहानी जो मेले में एक ऊँट बैठा है उसके ऊपर एक कहानी लिखी गई है कि जो आजकल के लोग हैं ना, कि मेलों में जो ऊँट बैठे उनकी जो मूल्य वैल्यू होती है ना, उसको भूल चुके हैं। उनकी जो भी उन्होंने पिछले समय में किया है, आपको आने जाने की सुविधाएं सब प्राप्त कर रही है उनके ज़रिए, लेकिन आज के डेट में उनको कोई भी याद नहीं करता। ये पूरी कहानी ऊँट के ऊपर ही है। तो देखते हैं आंसर में क्या बताया। मेले का ऊँट निबंध गुप्ता जी का चर्चित निबंध है। आपने इस निबंध के माध्यम से लेखक ने 3 व्यंजनों को उभारा है। स्वयं प्रथम लेखक भांग की तरंग में संपादक महोदय का व्यंजन करते हैं। उनकी दृष्टि को भूखे गिद्ध की सी दृष्टि बताता है, क्योंकि संपादक की दृष्टि मोहन मेले में बिक्री के पैसे 2 पैसे की पूड़ियों पर तो गई, पर मेले में बैठा ऊँट नहीं दिखाई दिया, जो कि इस मेले में विशेष रूप से दर्शन के लिए उपस्थित किया गया था। तो मतलब वो जो मोहन जी है, जो आपको गुप्ता जी है, ये पूरी जो कहानी जिसके द्वारा लिखी गई है, इनको 3 व्यंजनों के अकॉर्डिंग आपको इसमें बताया जा रहा है। जो संपादक महोदय है उनको ये बताया जा रहा है कि जो उनके उन्हें एक गिद्ध की तरह देखा जा रहा है, भूखे गिद्ध की तरह की, मतलब उनको देखा जा रहा है पूड़ियों के खरीदने गए थे, लेकिन जो मेले में ऊँट बैठा था ना, उनकी नज़र उस पर नहीं गई थी। जो विशेष रूप से कहते नहीं कि मेला में जो मेन चीज़ है ऊँट देखना ही होता है, कि मतलब उसीलिए वहाँ पर मेले में उसे बुलाया गया था। ठीक है, इस पॉइंट का मतलब है। इसका आगे देखते हैं। दूसरा व्यंजन, ये फर्स्ट तो ऊपर आपको समझ में आ गया। दूसरा व्यंजन उस मालवाड़ी समाज के प्रतीक है जो आज ऊँट को भूल गया है, लेकिन वास्तव में वो ऊँट के ऋण से आज भी ऋणक नहीं हो पाया। मोहन मेले में ऊँट को देखकर जब मालवाड़ी सेठों के बच्चे आश्चर्य प्रकट करते, तो मालवाड़ी होने पर भी जब वे ऊँट को नहीं पहचानते, तो ऊँट उन्होंने कभी नहीं देखा तक नहीं। यह देखकर गुप्ता जी से रहा नहीं जाता। वे ऊँट के माध्यम से जो कथन कहलाते हैं, वो उस कथन से जहाँ एक और मालवाड़ी युवकों को उनके पूर्वजों का स्मरण कराते हैं, जहाँ दूसरी ओर उन पर व्यंजन भी करते हैं। ऊँट बताता है कि जब रेलगाड़ी नहीं बनी थी, तब ऊँट की मालवाड़ का एकमात्र बहन था। तो गाइस, यहाँ तक आपको हम बताते हैं कि देखो, इसमें जो उनके द्वारा ये बताया जा रहा है लेखक के द्वारा, कि जो ऊँट है ना, ऊँट को आप सब नहीं भूल सकते। उसके जो उसने आज तक आप सभी के लिए जो किया है मालवाड़ी लोगों के लिए, उसके ऋण को आप सब नहीं चुका सकते। लेकिन जो आजकल के जो मालवाड़ी लोग के सेठ के बच्चे हैं ना, वो ऊँट को पहचानते ही नहीं है, वो एक तरह से भूल चुके हैं। उन्होंने कभी देखा ही नहीं है, कभी समझा ही नहीं है वो होता क्या, उसकी यूज क्या होती है, उन्हें कुछ भी नहीं पता। तो ये सब देख के लेखक से रहा नहीं जाता, उसे बहुत गुस्सा आता है। तो उसमें वो कहता है कि जो तुम्हारे पूर्वज है, इन्हीं के माध्यम से अपने पूरा जीवन यापन जीते थे। फिर ऊँट को भी गुस्सा आता है। फिर इसके बाद जो ऊँट बताता है, मतलब अपने बारे में बताना स्टार्ट करता है कि उससे कैसे लोग उसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया, रेलगाड़ी जब नहीं बनी थी, तो जो मालवाड़ का एकमात्र बहन ऊँटी था, जिसके द्वारा उस पर बैठ के जाया जाता था। इसकी पीठ पर बैठकर ही मालवाड़ से की पीठ पर बैठाकर ही तय की जाती थी जो भी दूरी होती है इसकी पीठ पर बैठ के। सॉरी, ये लाइन मिस्टेक हो गई है। इसकी पीठ पर बैठकर ही मालवाड़ से लोग कोलकाता तक आए थे। उस समय मालवाड़ से मिर्ज़ापुर और मिर्ज़ापुर से रानीगंज तक की लंबी यात्रा ऊँट की पीठ पर बैठकर तय की जानी थी। तो मतलब आपको समझ में आया कि जहाँ से कोलकाता से मालवाड़ी से लेकर मिर्ज़ापुर, सारी जो उसकी यात्रा किसके जरिए होती थी, जो ऊँट की पीठ पर बैठ के की जाती थी। इसके आगे देखते हैं। ऊँट की पीठ सेठानियों के लिए पालिका के समान थी। खेती का साधन भी ऊँट ही था।
चारा भी इसी की पीठ पर लाद कर लाया जाता था। तो जो ऊँट है ना, उसकी जो पीठ पर जो महिलाएं बैठती थी वो क्या उनके लिए वो पालिका के समान होती थी। और जो खेती का समाधान के लिए अकॉर्डिंग देखा जाए साधन के अकॉर्डिंग तो ऊँट ही था, और चारा भी उन्हीं के पीठ पर लाद के ले आया जाता था। ठीक है, यहाँ तक कि जल भी ऊँट की पीठ पर ही दूर से आता था, मतलब जो पानी है ऊँट की पीठ पर लाद के लाया जाता था बहुत दूर से। मालवाड़ी लोगों की सारी घर गृहस्थिया का सम्मान ऊँट ही होते थे, मतलब जो भी सम्मान होते ऊँट होते। उनके द्वार पर वह हमेशा विराजमान रहते थे, मतलब जो मालवाड़ी लोग होते उनके द्वार पर हमेशा ऊँट को देखा जाता था, विराजमान रहते थे। ऊँट उनके सब कुछ सुख साधनों का केंद्र था, और जो सुख सुविधा होती है साधन होते हैं उन्हीं का केंद्र था। आज मालवाड़ी सेठों के बच्चे कोलकाता में फिटन पर बैठकर घूमते हैं, लेकिन वे कभी ऊँट की ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। यह आश्चर्य की बात है कि लोग उसे आज किस उपेक्षा से देख रहे हैं, इन्हें उनके गुणों को कितनी जल्दी भुला दिया। ये लेखक पुरानी पीढ़ी के प्रति उपेक्षा भाव प्रकट करता है। तो लेखक यही बताना चाहता है कि जो ऊँट का महत्व है उसे कैसे लोग भुला चुके हैं, और आज की जो दुनिया में उसका एक भी मतलब कहीं भी नामो निशान नहीं, उसे कोई भी याद नहीं करता है। तो यही सब बताया जा रहा है। इसके आगे देखिए, प्रस्तुत निबंध में तीसरा व्यंजन लेखक ने उन मालवाड़ी सेठों पर किया है जो बड़ी जल्दी अपने अतीत को भूल गए। ऊँट के द्वारा अपना महत्व प्रकट करने के बाद लेखक स्वयं मालवाड़ी सेठों के अतीत का वर्णन करता है। तो सबसे पहले जो ऊँट का वर्णन किया, उसके बाद उन्होंने जो ऊँट के जो मालवाड़ी लोग होते हैं ना, जो पुराने ज़माने के लोग होते हैं, उनका वर्णन करता है कि वो कैसे अपने अतीत को भूल चुके हैं, कि कैसे पहले उसका प्रयोग ऊँट का करते थे, लेकिन अब तो बड़े सेठ बन गए, अमीर लोग हो गए, तो उनके लिए बहुत सारे मोटर गाड़ी ये सभी चलने लगे। ठीक है, तो ये देखिए, इस वर्णन में व्यंजन यह है कि जो सेठ आज करोड़पति बने बैठे हैं, वे कभी स्टेशन से घर तक आने सिर पर गठरी का बोझा उठाकर ले जाते थे। मतलब तीसरा व्यंजन यह है कि जो करोड़पति लोग हैं पहले के ज़माने में ये था, जो अपने सामानों को अपने सर के ऊपर रख के बोझों को ले जाते थे अपने घर तक, जिसका पूरा नाम तक कोई नहीं लेता था, और जो आदमी का पूरा नाम तक कोई नहीं लेता था। आज उनके नाम के साथ तरह तरह की उपलब्धियाँ जोड़ी जाती है। लाला जी, सेठ जी, राय साहब जी आदि संबोधन में जाने जाते हैं। मतलब कि यही बताया जा रहा है आज की डेट में कि सभी को इज्जत दिया जाता है, जिसके पास पैसा है उसी की इज्जत, लाला जी हो गया, सेठ जी हो गए, जिस उनके नाम से कोई नहीं जानता, उन्हें अच्छे अच्छे नामों से पुकारा जाता है। ठीक है, यह सब धन दौलत के कारण परिवर्तन हुआ है, सब पैसों के अकॉर्डिंग हुआ धन दौलत। ये मालवाड़ी सेठ केवल ऊँट को ही नहीं भूले, अपने सारे अतीत को ही भूल गए। लेखक ऊँट को प्रबोधता है और अपने व्यंजन को तीखा करने के लिए कहता है कि आज युग बदल गया है। ऊँट को यदि मालवाड़ में रहना है तो उसे चाहिए कि वे इन सेठों का गुणगान करे। गुणगान से प्रसन्न होकर मालवाड़ी सेठ ऊँट का सम्मान ही नहीं करेंगे, वरना इन्हें हीरे पन्ने की नकलें और सोने की घंटियां बनाकर बड़ा बना देंगे। तो मतलब यही कहा जा रहा है यहाँ पर कि जो कि अगर मालवाड़ी गांव में इन ऊँटों को रहना है तो इनको अपने जो सेठ लोग हैं ना, बड़े बड़े लोग, उनका गुणगान करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनको प्रसन्न करना चाहिए, खुश करना चाहिए। नहीं तो वो वहाँ से हटा देंगे और वो खुश करेंगे तो वो सब होती घंटियाँ होती है जो कि वो सब जो लगाई जाती है ऊँटों के गले में, वो सब उनको पहनाया जाएगा, उनको सम्मान किया जाएगा। तो फाइनली गाइस यहाँ पर क्वेश्चन ये कंप्लीट हो चुका है। देखो इसमें ये जो एक कहानी पूरी लिखी गई है, एक ऊँट के ऊपर कहानी लिखी गई है कि जो एक मेले में बैठा रहता है लेकिन उसका ध्यान किसी को और नहीं जाता, उसे सभी भूल गए। एक ज़माना ऐसा था कि बिना ऊँट के कोई भी काम नहीं होता था। एग्जाम्पल के लिए आप राजस्थानी देख सकते हैं कि ऊँटों का कितना वहाँ पर प्रयोग होता है, लेकिन जब वहाँ पर सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा तो ऊँटों को सब लोग भूल जाएंगे। तो आज की डेट में यहाँ पर ये भूल चुके हैं, तो जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा ऊँट को बुरा लगता है, और वो सब कहानी लेखक के माध्यम से कहता है उनके एहसानों को कैसे भूल चुके हैं। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, तो आप देख लीजिए, इसका भी आंसर हम आपको इसी वीडियो में करा देते। तो यहाँ से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, मेले का ऊँट का सार लिखिए। मतलब अपने शब्दों में इसकी व्याख्या करनी होगी, या कथा सार आप कह सकते हैं, या समीक्षा कह सकते हैं। देखिए तो आंसर आपको क्या लिखना है, तो आंसर में आपको वही बताना है कि जो कि मेले में जो ऊँट है ना उसी के ऊपर एक कहानी बताई जा रही है। जैसे देखिए, मेले का ऊँट पाठशैली में लिखा गया बाबू बाल मुकुट गुप्त का एक व्यंजनात्मक निबंध है। गुप्ता जो भारत मित्र समाचार पत्र में समकालीन परिवेश संबंधित व्यंजन छपाया करते, तो ये एक राइटर भी है प्लस एक जो समाचार पत्र में कार्य भी करते हैं, उनके बारे में वो पत्र छपाया भी करते हैं। ठीक है, और जो
प्रमुख लेख भी उन्हीं में से एक है। तो ये जो लेख है उसी में से एक है। तो इसके बारे में देखते हैं आगे। लेखक ने ऊँट को स्वाभाविकता प्रदान करने के लिए भांग की तरंग को माध्यम बनाया। मतलब लेखक जो है उसके बारे में, ऊँट के बारे में बताने के लिए जो भांग की तरंग होती है ना, उसका माध्यम बनाया। क्योंकि उनको ऐसा प्रतीक हुआ है कि नशे में कोई व्यक्ति कुछ बोलता है ना, तो कोई उसकी बातों का बुरा नहीं मानता। क्योंकि भांग के नशे में व्यक्ति किसी भी प्रकार की कल्पना की उड़ान भर सकता है और उसके व्यंजनोक्तियों का कोई बुरा भी नहीं मानता। इसलिए लेखक ने भांग का वर्णन सबसे पहले कर दिया। मतलब कि भांग का इसलिए कर दिया क्योंकि कुछ भी गलत भी कहेगा तो उसकी बातों को कोई बुरा नहीं मानेगा। प्रस्तुत निबंध के आरंभ में लेखक संपादक महोदय के लिए आशीर्वचन के बाद भांग की चर्चा करते हैं। पहले अच्छी बातें करते, फिर उसके बाद भांग की चर्चा करते। उसके बाद वह संपादक की दृष्टि पर अफसोस व्यक्त करता है कि आपकी दृष्टि गिद्ध सी होते हुए भी उस भूखे गिद्ध जैसी है जो ज़मीन पर पड़े दाने की लालच में जाल में फंस जाता है। तो जो लेखक है वो बताता है कि आपकी दृष्टि कैसे हो चुकी है, भूखे गिद्ध जैसी हो चुकी है जो लालच में पड़ के जो जाल में फंस जाता है। और इसके पश्चात जो मेले में ऊँट है ना, उसके बारे में वो विचार करते हैं और अफसोस करते हैं, उसके बारे में बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, संपादक जी का ध्यान इस बात पर तो गया कि मेले में 1 पैसे की पूरी 2 पैसे की मिल रही है, अर्थात 4 पैसे की मिल रही है। मतलब वो बताना चाहते हैं जो लेखक की जो वहाँ मेले में घूमने गए थे, तो ये सब बात पर तो ध्यान गया कि जो 1 रुपये की चीज़ थी अब वो 2 रुपये की दी जा रही है, और जो रुपये की थी वो 4 रुपये की अब मिल रही है। तो इसको अकॉर्डिंग ये है। लेकिन जो उनकी जो यहाँ पर ये भी देखिए 1100 के सितारों पर पोस्ट कार्ड पर भी उनकी दृष्टि गई, पर अपनी बाईं तरफ बैठा ऊँट पर उनको दृष्टि नहीं गई। मतलब जो बाईं तरफ ऊँट बैठा उसकी दृष्टि, मतलब उन्होंने उसको नहीं देखा। ठीक है। मेले में ऊँट को देखकर सभी चकित होते हैं। मतलब चकित मतलब होता है कि वो एकदम से अचानक से देख के वो चौंक जाते हैं। ठीक है। उसके आगे देखिए, कलकत्ते में संभव ऊँट नहीं होते, इसलिए इस मेले में ऊँट को विशेष रूप से रखा गया था। जो कोलकाता था वहाँ पर ऊँट नहीं होते, लेकिन विशेष रूप से ऊँट को रखा गया था। एक व्यक्ति कांट को देखकर कह उठता है कि कांडो है, तो दूसरा कहता है कि ऊँट कठेरा आओ। ऊँट की ने जब उनकी बात सुनी तो अपनी थुतनी फटकाई। तो लेखक समझ गया कि ऊँट मलबारी बबुआओं से कुछ कह रहा है। ध्यान लगाकर सुनने पर ऊँट को बोली साफ साफ समझ आ रही थी। मतलब कि ऊँट का कोई मजाक उड़ा रहा है ना, तो वो अपनी ठुटन मतलब आगे की जो होती है उससे वो कहने की कोशिश कुछ कहता है। तो लेखक कहता है कि ऊँट कुछ कहना चाहता है इन बबुआओं लोगों से, तो उनकी बात को वो ध्यान से समझता है और उनको सुनने का प्रयास किया जाता है। तो जो ऊँट मालवाड़ी को बड़े प्यार से अपने विषय में बताते हुए कहता है। तो जो ऊँट है ना, यहाँ से अब ऊँट की कहानी आएगी कि जो वो अपने विषय में बताएगा मालवाड़ी लोगों से, उसका कैसे कैसे उन्हें प्रयोग किया जाता था। ठीक है। तो यही जो मेन पॉइंट तो यही है इसका। ठीक है। तो देखिए कि तुम तो अभी बच्चे हो, तुम्हारे पिता की उम्र भी अभी 50 के लगभग होगी। हाँ, यदि उनके पिता होंगे तो वे मुझे जानते होंगे। तुमने कोलकाता में अमोर माता पिता के यहाँ जन्म लिया है। मतलब जो ऊँट बताना चाहता है कि तुम सभी अभी बच्चे हो, तुम मेरे बारे में नहीं जानते, लेकिन तुम्हारे जो पिता होंगे ना, अभी उनकी उम्र 50 साल होगी और वो मुझे अच्छी तरह से जानते हो। जो तुम सब हो कोलकाता में जो अमीर परिवार के अकॉर्डिंग में जन्म लिया है, अमीर घर में लिया है, यही तो तुम मुझे नहीं समझ सकते हो। तो वो ये कहना चाहते हैं ऊँट मुझे नहीं समझ सकते कि मैं कौन हूँ। ठीक है। तो वो उसके बारे में नहीं जानते बच्चे। आज जिन विलासिता फिटनी पर सवाल होकर तुम घूमते हो, तुम्हारे दादा परदादा इन पर सवार होकर ही मालवा से कोलकाता नहीं आए। उन्हें मैंने अपनी पीठ पर बैठाकर यहाँ छोड़ा। मतलब कि कह रहे हैं जो आपके दादा परदादा होते हैं वो किसी उस पर सवारी पर बैठ के नहीं आए, तो उनकी जो ऊँट की पीठ पर बैठ के वो आया था, वो अपने बारे में बता रहे हैं। इसलिए वो यहाँ तो मुझे पहचान सकते हो, उन्हें पहचान सकते किसे, ऊँट को। अब से लगभग 50 वर्ष पूर्व रेल नहीं थी तो मैं ही तुम्हारे पुरखों के मालवाड़ से मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर से रानीगंज ले जाया करता था। मेरी पीठ पर ही उनका सारा घरबार लदा रहता था। स्त्रियां मेरी पीठ को पालकी के समान समझती थी। मालवाड़ में तो हमेशा तुम लोगों के द्वार पर ही दिखाई देता था, पर अब वह दिन नहीं रहे। मेरे वहाँ आदर नहीं रहा। मैं तो मेले में तुम लोगों को देखकर अपनी आंखों को सुख प्रदान करने आया हूँ।
तो यहाँ से ये बताया जा रहा है कि जो मेले वो अपने बारे में बताता है कि कैसे तुम्हारे घर के लोग बड़े बुजुर्ग या मेरे ऊपर बैठ के इधर से उधर जाते थे, जो महिलाएं होती है उसे पालकी सामान देखती थी, और जो तुम्हारे सारा घर का सामान होता है वो सारे मेरी पीठ पर लाद के ही एक देश से दूसरे देश में, मिर्ज़ापुर हो गया, रानीगंज हो गया, वहाँ पर ले जाया जाता था। ठीक है, आज यद्यपि तुम्हारा आदर मेरे प्रतीक नहीं रहा, पर मेरा स्नेह अब भी तुम्हारे प्रतीक पहले की तरह बना हुआ। तो जो ऊँट ये भी बताता है कि तुम लोग मेरा आदर भूल चुके हो, लेकिन मेरा जो प्यार है ना तुम सभी के लिए अभी पहले जैसा ही है, क्योंकि मेरा और तुम्हारा जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मैं तुम्हारे खेतों में अन्न उपजाऊ था, पीठ पर लादकर चारा लाता था, दूर दूर से तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए पानी लाता था। वे कलकत्ते की तरह पानी आसानी से नहीं मिल पाता था। मेरी जिस घायल पीठ को तुम नफरत से देख रहे हो, इस पीठ पर तुम्हारे पूज्य अन्न और उपजे लादकर ले जाते थे। जाते समय मेरी पीठ पर बोझा लादा रहता था, इसलिए पैदल जाते थे, पर आते समय वे मेरी पीठ पर बैठते थे तो तुम्हें स्वर्गीय आनंद की प्राप्ति होती थी, जिस आनंद को तुम बिलासिता फिटेन की गद्देदार सीट पर भी प्राप्त नहीं कर सकते। मेरी बलहाट उन्हें तुम्हारे बगीचों में गाने वाले गवैयों के गाने से भी मधुर लगती थी। मेरे गले को घंटी के शब्द सुनकर वे सारे बच्चे भूल जाते थे। मुझे फोक के खेत में चुगता हुआ देखकर उन्हें वह आनंद मिलता था जो उन्हें भांग पीकर बगीचे में बैठकर ताश खेलकर भी प्राप्त नहीं हो सकता था। तो ऊँट यहाँ पर अपने बारे में बता रहे कि कैसे आपके जो बड़े लोग हैं उनको कैसे आनंद मिलता था, मेरा कैसे प्रयोग करते थे, कैसे मेरी पीठ पर बैठ के जाते थे, कैसे अपने सामानों को रखते थे, कैसे आपकी प्यास के लिए वहाँ पर उनके पानियों को दूर दूर से ले आते थे। जो बगीचे में वो गाना गाता था, वो गुनगुनाता था, उसको कैसे लोग आनंद से लेते थे, जो उनको ताश की पत्ती खेल के भांग पी के भी जो आनंद उन्हें प्राप्त नहीं होता था, ये ऊँट के जरिए हो रहा था। वो अपने महत्व को यहाँ पर गिनवा रहा है ऊँट। ठीक है, तो इसका आगे देखते हैं। ऊँट के मुख से भाग की बात सुनकर चौंक पड़ा और ऊँट को बालवाने को मना करता है। वह ऊँट को समझाता हुआ कहता है कि आज ज़माना बदल गया है। तो मतलब जो ऊँट है भांग की बात सुनकर वो लेखक है चौंक चुका था, और वो ये बताना चाहता है कि ऊँट को कि आज जो ज़माना है ना चेंज हो चुका है, पहले जैसा ज़माना नहीं रहा। जो पत्तों से शरीर ढकते थे उनके बनाए कपड़े पूरे शहर पहन रहा है। मतलब जो पहले पत्तों से शरीर ढकते थे उनके बनाए हुए पूरे शहर कपड़ा पहन रहा है। जो सिर पर गठरियाँ लाद कर स्वयं चलते थे पगड़ी भी नहीं संभाल पा रहे। मतलब अब पहले बहुत सारे जो अपने काम के चीज़ें होती है जो सर पर लेकर घूमते थे, अब एक पगड़ी भी उनके सर पर नहीं संभल पा रही। जिनके पिता को कोई पूरा नाम लेकर भी नहीं बुलाता था, वे आज बड़ी बड़ी पद्धतियों और उपलब्धियों पर प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि लोग तुम्हें पहले की तरह आज भी पूजे और आज भी तुम्हारी ही सवारी करें। आज धन दौलत के कारण सारा संसार बदल गया, इसलिए अपने अतीत को भूलने के साथ साथ मालवाड़ी लोग ऊँट को भी भूल गए हैं। तो वही अपने अतीत को सभी लोग भूल चुके हैं और आपके ऊँट को भी भूल चुके हैं। जो मालवाड़ी लोग होते हैं कि कैसे तुमने किया, धन दौलत जो इनके नाम है उनके लिए ऐसों की ज़िंदगी ये सब जी रहे। उनकी निंदा करोगे तो तुम्हें मालवाड़ से बाहर निकलवा देंगे। यदि तुम उनके अनुकूल रहोगे तो जैसा लॉर्ड कंजन ने बेलहॉट और संगमार को बढ़ावा दिया, उसी तरह मालवाड़ी समाज के लोग तुम्हें मखमली जारी की गद्दियाँ, हीरे पन्ने के नकले और सोने की घंटियों से सम्मान देंगे। वही कह रहे हैं यहाँ पर लेखक के ऊँट को कि तुम उनका सम्मान करोगे तो तुम्हें वो प्राप्त होगा, सुख शांति मिलेगी, नहीं तो वो तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल देंगे और तुम्हें यहाँ पर नहीं रखेंगे। अगर आप सम्मान करोगे तो सोने की घंटियाँ अच्छी अच्छी गद्दियाँ बना के वहाँ पर देंगे। तो फाइनली गाइस देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।